हेलो फ्रेंड्स, मैं राम पारिजातम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका दिल से स्वागत करता हूँ इस नई सीरीज में। हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे टेनेंसी पीरियड, उसका रिन्यूअल, और अगर मान लीजिए रिन्यूअल का फेलियर हो जाता है तो क्या होगा। राइट। तो अगर सर टेनेंसी पीरियड अब कानून थोड़ी ना बता सकता है कि साहब आप 9 साल की टेनेंसी करोगे, 5 साल की करोगे, 4 साल की करोगे। तो ये तो आपके अग्रीमेंट के अंदर डिसाइडेड है कि साहब ये टेनेंसी इतने टाइम की है, एंड दैट इज द फाइनल रीज। अब मान के चलते हैं कि अगर रिन्यूअल ऑफ द टेनेंसी पीरियड आपका हो जाता है तो क्या, आपके जैसे ओरिजिनल अग्रीमेंट में रिन्यूअल के लिए लिखा है और रिन्यूअल आपके टेनेंसी एग्रीमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंग हो जाता है, कोई इश्यूज नहीं। आप उस टेनेंसी एग्रीमेंट को जाके फर्दर रिकॉर्ड करवाओगे, जाके अगेन वही आपको फ्रेश एग्रीमेंट मान के आपको फर्दर रिकॉर्ड करना है। और इन केस वो रिन्यू नहीं होता है, यहाँ पे सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टेनेंसी आपकी रिन्यू नहीं होती है और टेनेंट मकान दुकान खाली करने को फेल हो जाता है, तो इन दैट केस आपको पहले 2 महीने दुगना किराया देना पड़ेगा। और उसके बाद में, ये सर बहुत हार्श प्रोविजन है, तो आपको ध्यान रखना होगा आज की डेट से कि अभी नए कानून के बाद में अगर टेनेंसी आपकी एक्सपायर होने वाली है तो सर रिन्यूअल करवाने को एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड के पास में एक प्रॉपर अधिकार है कि वो अगले 2 महीने आपसे दुगना किराया वसूल सकता है, और उसके बाद जब तक आप रहोगे तो चौगुना किराया आपसे, 4 गुना किराया आपसे वसूला जा सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, एक नोट दे रखा है कि ये जो पीनल प्रोविजन है ये नहीं लगेगा कब, इन केस ये वाला जो प्रोविजन है, जैसे मान लीजिए अभी कोविड का टाइम चल रहा है सर, कोविड के टाइम में लॉकडाउन था। अभी क्या है कि अगर लॉकडाउन में टेनेंसी एक्सपायर हो रही, रिन्यू नहीं हो रही है, तब तो आप टेनेंट के ऊपर जाके बोलोगे नहीं अपने आप खाली करो या दुगना करो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे सर टेनेंट को बड़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है लॉ की तरफ से कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फोर्स मेजोर वाली सिचुएशंस हैं, तो आप एकदम भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई दुगना और चौगुना किराया नहीं जाएगा। करेक्ट सर। इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, कैजुअलिटी केस पे सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी कि रेंट एग्रीमेंट जो होगा वो किसके किसके ऊपर बाइंड होता है। सर रेंट एग्रीमेंट आपके सक्सेसर्स के ऊपर भी बाइंड होगा, बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है कि कब के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए बाइंड होगा। करेक्ट सर। सक्सेसर का मतलब यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि किसके लिए, ये अभी आप आगे जब हम लोग समझेंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला प्रोविजन पढ़ना शुरू करेंगे, तब अपने को ये रिलेटिव्स की डेफिनेशन भी समझ में आएगी। सर इसमें सक्सेसर का मतलब क्या है, स्पाउस, आपके बच्चे, बच्चे में आपका बेटा बेटी सब शामिल है, आपके पेरेंट्स, अगर आपके बेटे की डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ, उसकी विडो, आप वाइफ की विडो, और जो आपकी कोई सिस्टर है जिसका डाइवोर्स हो गया है तो वो डाइवोर्स। लेकिन ये सब कब, जब वो नॉर्मल केस में, ऑर्डिनरी केस में आपके साथ रह रहे हो, तब वो उस केस में सक्सेसर वाले उसमें जो है कि काउंट होंगे। इन केस एनी प्रोसीडिंग अंडर द ऑर्डिनेंस इज गोइंग ऑन एंड द पार्टी टू द प्रोसीडिंग डिसीज्ड हेयर्स और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल अप्लाई सब्सटीट्यूशन ऑफ द नेम विद इन। अब मान लेते हैं अगर कोई लिटिगेशन गोइंग चल रही है जो है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, और तो सक्सेसर्स को 1 महीने के अंदर अप्लाई करना है, किसके लिए, ये अपनी लिस्टिंग कराने के लिए, सर वी आर द सक्सेसर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, रिवीजन ऑफ द रेंट। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन ऑफ द रेंट। रिवीजन ऑफ द रेंट कैसे होगा, वैसे तो टेनेंसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि आपके टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा है 10% बढ़ना है, 7% बढ़ना है, 5% बढ़ना है, नो इश्यूज, दैट इज नॉट अ इशू, उसके अकॉर्डिंग होगा। अब कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पे अपने को ये रेंट रिवीजन वाले प्रोविजंस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कब हो रहा है, अदर जो वो कंस्ट्रक्शन जो कि नॉर्मल रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन किराएदारी के दौरान हो रहा है। ठीक है, किराएदारी शुरू हो चुकी है, लैंडलॉर्ड को रिक्वायरमेंट है कि वो डिस्कस करेगा टेनेंट के साथ में कि साहब आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हो उस प्रॉपर्टी में मैं कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हूँ, वो राइटिंग में डिस्कशन करेगा। यहाँ पे टेनेंट का पूरा अधिकार एकदम प्रोटेक्ट कर रखा है कि साहब आप किराया दे रहे हो, आप अग्रीमेंट में हो, आप मेरी अब वो प्रॉपर्टी एक तरीके से फॉर द अग्रीमेंट टाइम बीइंग वो उसकी टेक ओवर में है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई भी लैंडलॉर्ड आके हस्तक्षेप कर रहा है तो उसके लिए उसको एक रिटन जो है कि डिस्कशन करना होगा। अब क्या है कि वो कंस्ट्रक्शन आपकी जनरल रिपेयर से अलग होना चाहिए,
और वो इम्प्रूवमेंट, एडिशन या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन होना चाहिए। तो इन दैट केस क्या होगा कि लैंडलॉर्ड के पास में एक राइट होता है इस केस में कि भाई हमने आपके लिए एक पहले 4 कमरे दिए थे, अभी 5 कमरे बना दिए, 6 कमरे बना दिए, तो आपका किराया बढ़ सकता है, राइट। तो बाय एन अमाउंट एज अग्रीड, लेकिन ये जो किराया जैसे जब ये वाला डिस्कशन होगा ना, तो उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, करेक्ट। और ये किराया कब से बढ़ेगा? जब आपका जिस महीने आपका कंप्लीशन कंप्लीट होगा उसके अगले महीने से। ऐसा नहीं कि ये प्रोपोर्शनेट किराया बढ़े, नहीं आज इस महीने आपने 13 दिन जो है कि एक्स्ट्रा यूज किया है तो ना, बिल्कुल नहीं, करेक्ट सर। अगले महीने से ही बढ़ेगा, जिस महीने आपका काम खत्म हुआ उसके अगले महीने से ही बढ़ेगा। ट्रांजिशन प्रोविजन फॉर द रेंट अप्रेजल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सर, एकदम ध्यान से समझिएगा कि क्या है भाई। अगर आपका कोई अग्रीमेंट है पहले से, इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले से आपका एक अग्रीमेंट चल रहा है और प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट है इसके कमेंसमेंट होने से पहले, ठीक है, तो आपका जो रेंट है वो 2 साल के लिए रिवाइज हो सकता है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस कमेंस होने के बाद अगले 2 साल के लिए रिवाइज होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंडिकेटेड एज अंडर। तो एक फॉर्मूला बताया हुआ है, तो इसमें इन्होंने एक डेट काउंट की कि साहब अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी 15/7/1972 से पहले की प्रॉपर्टी थी, उससे पहले की वो लेट आउट प्रॉपर्टी, तो हम मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी 15/7/1972 को लेट आउट की गई। और अगर कोई प्रॉपर्टी 15/7/1972 के बाद में जो है कि लेट आउट की गई, तो हम वो वाली डेट मानेंगे। और रिवीजन, जो रेंट का रिवीजन होगा वो इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस के कमेंसमेंट के 1 साल के बाद से स्टार्ट होगा। कितना रिवाइज कर सकते हैं सर? अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 5% हम बढ़ाएंगे, और अगर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 7% बढ़ाएंगे, करेक्ट। अच्छा, एंड द अमाउंट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द रेंट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द ईयरली बेसिस। एक साल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ये अमाउंट, और जो भी अमाउंट निकल के आता है वो अगेन वापस से फिर से जो है कि एक तरीके से उसके फिर से अप्रेज हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, अप टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेनेंसी, तो ये आपका जो बढ़ेगा कब तक? जब ये जिस दिन से आपकी कमेंसमेंट हुई और तब तक की आपकी टेनेंसी चल रही है, तब तक बढ़ता चलेगा। इफ द रेंट ऑफ द प्रीमाइस हैड बीन रिवाइज ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द tenancy after 15/7/72, the formula of the revision of the rent mentioned shall applicable from the date of such revision। मान लीजिए कि अगर बीच में कभी कोई रिवाइज हुआ है, मतलब पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए 3 साल 4 साल, तो जो लास्ट वाला रिवीजन होगा ना, वहां से अपने को ये फॉर्मूला जो है कि अपडेट करना है। इसको समझने के लिए कैसे, मान लीजिए कि कोई रेंट था 100 रुपये, तो लॉ कहता है रेजिडेंशियल रेंट है अगर, तो उसको 10% से बढ़ाना है। और 1972 में सर ये किराया जब था आपका 100 रुपये, तो अब हम मानेंगे 1973 में किराया 105 हो जाएगा, 1974 में किराया 110 रुपये 25 पैसे हो जाएगा। क्यूमुलेटिवली सर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि तरीके से कंपाउंडिंग करके बढ़ा रहे हैं हम लोग इसको। तो इस तरीके से ये पहुँचते पहुँचते सर 2020 में जब हम पहुँचेंगे, 2022 में आई थिंक मैंने 2020 तक ही लिया है, तो 2020 में लेट से ये किराया जो है वो 1040 रुपये हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से क्या होगा कि मान लीजिए अगर पुराना किराया ज़्यादा था, तो आज की रेट पे किराया जो आपका निकल के आएगा वो अच्छा खासा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉ बोलता है कि आपको जब इस तरीके से किराया बढ़ाया जा रहा है आपका ना, तो पहले साल आपको आधा किराया देना है। जो भी आपका लास्ट कंप्यूटेशन निकल के आएगी, पहले साल पे उसका आधा ही करना है, और दूसरे साल से आपको पूरा किराया जो है कि पे करना है। अब क्या है, दिस प्रोविजन में ऑल्सो भी अप्लाइड ओवर ऑप्शनल एप्लीकेशन ऑफ द प्रीमाइज। अगर मान लीजिए आप ऑप्शनली जाके अप्लाई करते हो कि नहीं अपने को इसके अकॉर्डिंग बढ़वाना है किराया, तो आपका ये किराया इस वाली प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी बढ़ सकता है। इन द केस ऑफ द टेनेंसी एंटर्ड इनटू द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, द लैंडलॉर्ड शैल बाय नोटिस इन राइटिंग टू द tenant enhance the rent as specified above, and rent so enhanced shall be payable within 30 days of the। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, किराया बढ़ेगा इसका कानून है, लेकिन साथ में लॉ ने एक और चीज़ लिखी, साहब किराया बढ़ाने से 30 दिन पहले आप टेनेंट को बता देना। ऐसा नहीं करना कि कल चले गए बोलो नहीं अब बढ़ा हुआ किराया चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा नहीं ऐसा, क्योंकि उसका भी तो बजट है ना। तो टेनेंट का यहाँ पे फिर से एक राइट लॉ ने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है कि आप
इस तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकते हो। जब आप किराया बढ़ाओगे तो 30 दिन पहले आप बताओगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है ट्रांजिशन पीरियड में, मतलब इस दौरान कोई टेनेंसी चल रही है लेकिन कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट फॉर द ट्रांजिशनल आइदर लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन म्यूचुअली डिसाइड, या तो आप म्यूचुअल डिसाइड कर लो, या फिर क्या करना पड़ेगा सर, म्यूचुअल अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो तो आप रेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे दो। और रेंट अथॉरिटी कैसे डिसाइड करेगा सर आपका किराया, जो भी आपका प्रिवेल कर रहा होगा उस टाइम पे मार्केट रेट, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजर केसेस में प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्या हो रहा है कि पुराने कानून की वजह से, पुराने एग्रीमेंट्स की वजह से फादर्स अपने मतलब पुराने बाबा दादा के जो किए हुए एग्रीमेंट्स हैं उनकी वजह से लोगों को आज कम किराया भी मिल रहा है, राइट, जबकि किराया बढ़ चुका है। तो लॉ ये चाहता है कि भाई आमदनी बढ़नी चाहिए। तो इन दैट केस क्या होगा कि जब किराएदारी के पास जब ये कानून आएगा तो वो लोग के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज होगा और वो म्यूचुअली एग्री करेंगे नहीं। अगर म्यूचुअली एग्री करेंगे तो भी मार्केट प्राइस के ऊपर जाएगा, और अगर वो म्यूचुअली एग्री नहीं करके रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देने जाते हैं तब भी मार्केट प्राइस के ऊपर जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट। लॉ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बड़ा क्लियर कर देता है। आपसे कोई भी लैंडलॉर्ड अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो वो 2 महीने से ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता। अगर मांगेगा तो आप उसकी शिकायत कर देना। अगर आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो इन दैट केस 6 महीने से ज़्यादा आपसे डिपॉजिट सिक्योरिटी नहीं मांगा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर जिस दिन आप मकान खाली करेंगे, जिस दिन वो टेक ओवर कर रहा होगा मकान का अपना वापस लैंडलॉर्ड, उसी दिन उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना होगा। और अगर नहीं वापस करता है तो सिंपल इंटरेस्ट से उसके ऊपर ब्याज लगेगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आने वाले समय में इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत बनने वाले रूल्स के अंदर डिसाइड होगा कि साहब कितने % से ब्याज लगेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके एकदम क्लियर कट हो गया कि अगर जब तक कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है तब जब तक कि आप टेनेंसी में हो तब तक तो आपको ब्याज नहीं मिलना, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने के बाद लैंडलॉर्ड आपको टहला रहा है कि साहब 10 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, तो उसके ऊपर ब्याज की इम्प्लीकेशन हो जाती है सर।